Hello everyone. So let's continue with the discussion of next questions. So question number 86 is the problem of hybrid sterility was discussed on the first time in detail by Aristotle in. The answer here is mule. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टर्लिटी क्या होती है. तो स्टर्लिटी क्या है? जब हमारा ऑर्गेनिज्म वायबल गैमेट्स ईदर स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, देन हम उस कंडीशन को नाम देते हैं स्टर्लिटी. तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टर्लिटी को ऑब्जर्व किया था इन म्यूल्स में. और म्यूल्स क्या है? दे आर ऑफस्प्रिंग और हाइब्रिड्स ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स. ओके, these mule, they are sterile and they are sterile, so that they don't produce viable gametes. Okay, next question देखिए. There are different concept of species. We know which one is the most widely accepted concept of species. I think this question is very simple. We all know that is biological species concept. It was defined by Ernest Mayr and is most widely accepted. क्यों ऐसा क्यों है? Because it define द टर्म स्पीसीज. ये स्पीसीज की जो टर्म है उनको ये डिफाइन करता है. और उनके अकॉर्डिंग स्पीसीज क्या है? स्पीसीज एक ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप है जिसके मेंबर्स कैन इंटरब्रीड कर सकते हैं और वो हमारे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हुज मेंबर्स कैन इंटरब्रीड and produce fertile offsprings. Next question देखिए. Due to founder effect in a population, the degree of genetic variability is reduced. आप देखिए फाउंडर इफेक्ट होता कब है? तो it occurs when new population is established by a small number of individuals leading to a loss of genetic variability. सपोज कीजिए ये हमारा कोई रीजन था और यहाँ पे हमारी सी डॉग्स की पॉपुलेशन हमारी रहती थी. ठीक है, लेकिन कोई कैलामिटी आई तो इसने क्या किया? इस डॉग्स की पॉपुलेशन को उसने रिड्यूस कर दिया. ठीक है, से नंबर उनका 100 से कितना रह गया? हमारा 20 नंबर रह गया. तो अब क्या करेंगे? ये जो हमारे 20 जो बचे हुए डॉग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना, तो इससे क्लियर है कि उनका जो जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो रिड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ही जीन्स का रिड्यूस हो गया. ठीक है, तो हमेशा याद रखना फाउंडर इफेक्ट क्या होता है और इसकी वजह से क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 89. pK values of alpha amino acids are measured in terms of. The answer here is second Ka, which is known as acid dissociation constant. And what is pK value? It is negative logarithm of Ka. आपने एक टर्म देखी होगी pK इज इक्वल टू -log10 Ka. इसका काम क्या है? ये वैल्यू आपका क्या क्वांटिफाई करती है? ये बताता है आपका अमीनो एसिड्स की टेंडेंसी जो कि हमारे डिसोशिएट कर सकते हैं. इट टेल्स अबाउट द टेंडेंसी ऑफ द अमीनो एसिड्स ग्रुप टू डिसोशिएट. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय. सिंपल क्वेश्चन है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइड हाइड्रोजन NH ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारी इंट्राचेन्स होती हैं, ठीक है, इंट्राचेन्स जो होती हैं हमारी, उनके अंदर ही क्या है? हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है. और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी? डिफरेंट अमीनो एसिड्स हमारी चेन में रहते हैं. इन अमीनो एसिड्स के पास अपना कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, अपना अमीनो ग्रुप भी होता है. अब इन COOH ग्रुप में और हमारा जो अमीनो ग्रुप है इनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग हो जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CONH. ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या करती हैं? इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
A protein domain represents the answer here is tertiary structured unit. ठीक है, तो प्रोटीन डोमेन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है डेट इज टर्सरी स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज कम्पैक्ट और ये हाईली फोल्डेड होता है. ठीक है, और हर एक प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Km of an enzyme is a constant expressed in terms of, the answer here is substrate concentration. Km क्या है? It is known as Michaelis constant, and it is Km is the substrate concentration at which reaction velocity is half of the maximum velocity. ठीक है, तो सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन पे जब हमारा किसी रिएक्शन का रेट कितना होगा, हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके हाफ हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करता है कि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहे हैं. ठीक है, एंजाइम्स हमारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहे हैं और देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Citrate is not a structural analog of the substrate for the enzyme phosphofructokinase 1. What it inhibits activity of this enzyme. This could be an example of the enzyme regulation due to. The answer here is allosterism. Allosterism में क्या होता है कि there are some structural analogues of the substrate. सपोज करिए आपके पास ये कोई सबस्ट्रेट है तो कोई और हमारे पास कंपाउंड होगा जिसका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सिमिलर होगा. और ये क्या करेगा, अपने एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा. लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की जगह वहां पे क्या बन जाएगा, ये जो हमारा सिट्रेट है, जैसे एग्जांपल है सिट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो जो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन नहीं पाएगा, वो फॉर्म नहीं होगा. तो इस तरह की एक्टिविटी को हम एलोस्टेरिज्म का नाम देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. काइनेजेस रिप्रेजेंट ए सब क्लास अंडर विच ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ द एंजाइम्स. काइनेजेस दे कम अंडर ट्रांसफेरेजेस. ठीक है, और इनका काम क्या है, दे ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी. क्या करते हैं, ये एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे सबस्ट्रेट के पास. ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेजेस. जैसे एक बहुत जनरल एग्जांपल है हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम. तो इसका क्या काम होता है, कहाँ पे पढ़ा होगा, ग्लाइकोलाइसिस के केस में पढ़ा होगा आपने. तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है आपके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में. ठीक है, तो इसने क्या किया, एटीपी को कन्वर्ट किया एडीपी में. ठीक है, और इस फॉस्फेट ग्रुप को, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसने डोनेट कर दिया एक ग्लूकोज को. ठीक है, तो ध्यान रखना काइनेजेस क्या होते हैं और किस क्लास को ये बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, डेट आर कंपोज्ड ऑफ 2 or different monosaccharide units. ठीक है, इसमें क्या है आंसर हमारा, पोलीग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस. ठीक है, जिनके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हेपेरिन है, कॉन्ड्रियन सल्फेट है. ठीक है, ये क्या करते हैं, दे कंटेन रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स ऑफ अमाइनो शुगर्स. यहाँ पे क्या है, हमारे शुगर्स के साथ क्या बाइंड होते हैं, हमारे अमाइनो एसिड्स बाइंड होते हैं, इसलिए हम इनको हेटेरोपॉलीसैकेराइड का नाम देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ये क्या है आपस में, दे आर एनोमर्स. क्या है, दे आर स्टीरियोआइसोमर्स that just differ in the configuration of the anomeric carbon. Anomeric carbon क्या होती है, that is C1, कार्बन नंबर 1 in aldolysis. तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के, ये एनोमेरिक फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द ग्लाइकोलिटिक प्रोडक्ट एंटर्स इनटू TCA साइकिल इन द फॉर्म ऑफ, द आंसर हियर इज एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है, हम सबको पता है ग्लाइकोलाइसिस जो आपकी रिएक्शन है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनते हैं इस रिएक्शन के थ्रू. अब इस पाइरूवेट को क्या करना होता है, हमारे क्रेब्स साइकिल में एंटर करना है, लेकिन ये एज इट इज तो जा नहीं सकता. तो सबसे पहले जो पाइरूवेट है आपका, डेट गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए.
एसिटाइल को एंजाइम ए। ये एसिटाइल को एंजाइम ए आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को जहां पाइरूवेट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इसको नाम देते हैं हम ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो हमेशा इस सेक्शन को ध्यान रखना, इस इंटरलिंकिंग स्टेप को अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट एन इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देख के ही हम आंसर इसका बता सकते हैं। द आंसर इज थियोसक्सिनेट। वी हैव सक्सिनेट, वी हैव एकोनिटेट, वी हैव सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, बट देयर इज नो थियोसक्सिनेट इन द क्रेब्स साइकिल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन सर्व एज कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ATP सिंथेज। ये जो हमारा एंजाइम है ATP सिंथेज, ये कहाँ रहता है, तो ये F1 यूनिट, F1 डोमेन के अल्फा सब यूनिट में रहता है। सबको पता है ATP सिंथेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो एक होता है आपका F1 और दूसरा रहता है आपका F0। तो F1 जो पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होता है आपका ATP सिंथेज, ठीक है। और इसका काम क्या है, हमारे इसका काम क्या होता है, ATP की प्रोडक्शन करना, ठीक है। F1 का क्या काम है, हमारे ATP की प्रोडक्शन करना, और F0 का क्या काम होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटोन ट्रांसलोकेशन, फाइन। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सीरीज का, इन केमी osmotic mechanism of mitochondrial ATP synthesis, which one serve as a coupling factor between oxidation and ADP phosphorylation. So the answer here is protons. प्रोटॉन्स, हम सबने देखा है कि जब भी हमारी केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म चला होता है, यानी कि ETC साइकिल चली होती है, तो वहां पे क्या है, प्रोटॉन्स H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम NADH to FADH2 दे आर ट्रांसलोकेटिंग देयर। और यही क्या करते हैं, यही प्रोटॉन्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स। ये प्रोटीन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, और ये ग्रेडियंट क्या करेगा, ATP सिंथेज को, ठीक है, ATP सिंथेज की प्रेजेंस में ADP को कन्वर्ट कर देगा आपके ATP में। मतलब क्या है, फाइनली एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Thank you so much.